ठीक है, ऑफेंडर हैज अफेक्टेड रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। तो जब इफेक्टिव रिट्रीट का मतलब है, मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि शीला चौक से कोई पर्सन ने थेफ्ट किया, आफ्टर द रन वो रन कर रहा है टुवर्ड द मैक्लो की तरफ, वो पहले दाढ़ी पहुंचा, आप जो पर्सन ने परसू कर रहा है उसको दाढ़ी में भी परसू कर रहा है, आफ्टर दैट धर्मशाला पहुंचा फिर परसू कर रहा है, ठीक है, उसने देखा है तो पीछे ही आ रहा है, फिर वो ऊपर काला पुल के जंगल तक पहुंच गया, फिर परसू कर रहा है। मतलब आपने अभी तक अवंडन नहीं किया, गिवन अप नहीं किया, उसको ढूंढ ही रहे हैं, गिवन अप नहीं किया। इन दैट केस अगर मान लो वो काला पुल के जंगल में कहीं खो जाता है, जंगल में चले जाता है, फिर आपने सोचा चलो छोड़ो उसको, प्रॉपर्टी चलेगी, देन जब आप गिवन अप करोगे उसको परसू करना, देन उसको बोलते हैं इफेक्टिव रिट्रीट। आफ्टर दैट योर प्राइवेट डिफेंस ओवर। देन अगर आफ्टर दैट मान लो दूसरे दिन आप मैक्लो चले गए, आप देखते हैं कि मैक्लो की तरफ गया था, मैं ढूंढता हूँ उसको, आप मैक्लो चले गए और वो बढ़िया कॉफी पी रहा है और आपकी अच्छी रोलेक्स वॉच उसने जो चोरी की थी वो पहन के बैठा हुआ है वहां पे कैफे में, और आप सीधे उस पर मारना शुरू कर देते हो, मतलब आपका आपने ऑफेंस किया, यू हैव नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बेशक प्रॉपर्टी उसके पास है, आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका इफेक्टिव रिट्रीट हो चुका था, आपने गिवन अप कर चुका था। आफ्टर दैट आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, यू आप अरेस्ट कर सकते हो उस पर्सन को, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, और वहां भी अरेस्ट करने के लिए दैट मच फोर्स यूज कर सकते हैं जितनी नेसेसरी है, ठीक है। तो देन प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे आपका ओवर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तीन तरह से आपका प्राइवेट डिफेंस आपका जो एंडिंग होती है प्राइवेट डिफेंस का, फर्स्ट इफेक्टिव रिट्रीट, सेकंड असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, थर्ड रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी रिकवर हो जाती है आपको, देन फिर आपका प्राइवेट डिफेंस ओवर हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी में तो ऐसा नहीं है ना, प्रॉपर्टी नहीं, बॉडी के अगेंस्ट, ठीक है। एंड देन सेकेंड थिंग जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है आपका जो बाकी जो ऑफेंसेस है, इसमें तो सेम रहता है, जैसे आप ट्रेसपास किए, किसी घर के अंदर जा रहे हो, हाउस ट्रेसपास, जैसे एंटर किया तो प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट, बाहर आया घर से प्राइवेट डिफेंस एंड, ठीक है। तो मान लो किसी के घर में आप जा रहे हो, तो जो मालिक है घर के उसके पास प्राइवेट डिफेंस है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जब आप जैसे आप बाहर आए तो उसको प्राइवेट डिफेंस ओवर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 106। बट एक और चीज है, मान लो सपोज आप परसू कर रहे हो, जब थेफ्ट कर रहा है कोई पर्सन, और वो थेफ्ट करते करते आप उसको परसू कर रहे हो, उसको पीछा कर रहे हो, और वो किसी अपने दोस्त के घर में चला गया, वो किसी अपने दोस्त के घर चला गया और पीछे से आप भी रश में उसके घर में चले गए, क्या ये हाउस ट्रेसपास माना जाएगा? नो, दैट इज नॉट हाउस ट्रेसपास। वो है तो हाउस ट्रेसपास है, लेकिन कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि वो गुड फेथ में गया, वो तो अपने उस चोर का पीछा करते करते उसके घर में पहुंचा, ठीक है, नॉट हाउस ट्रेसपास। देन सेक्शन 106, 106 provide that if in the exercise of the right of private defense against an assault with reasonable cause, the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to innocent person, his right of private defense extended to running at that risk। ये बोलता है कि कभी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लो सपोज ए ने कोई ऑफेंस किया, अब क्राउड उसके पीछे पड़ रही है, मतलब भीड़ है, बाजार की भीड़ है या बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अब उसको मारने के पीछे, उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, अब उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस, लेकिन वो विदाउट रिस्क लेके प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता है, बिकॉज उस भीड़ में बहुत सारे बच्चे भी है, लेडीज भी है, स्कूल के बच्चे भी है, ठीक है। तो अगर वो वहां पे अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करता है, वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। हो सकता है जब वो प्राइवेट डिफेंस यूज करता है किसी बच्चे को लग जाए, किसी इनोसेंट पर्सन को लग जाए, लेकिन उसको रिस्क लेना ही पड़ेगा, अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो वो जब प्राइवेट डिफेंस इस सिचुएशन होनी चाहिए, तो ऑलरेडी जो सेक्शन 105 है इंडियन एविडेंस लॉ की, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उस एक्यूज को, उसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी जो सेक्शन का है उसको डिफेंस मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका प्राइवेट डिफेंस और जनरल एक्सेप्शन। अगर आप इसको देखोगे ना, डायरेक्ट रीडिंग करोगे तो एक 1 आवर से भी कम लगेगा आपको डायरेक्ट रीडिंग करने के लिए। इसमें एमसीक्यूज यहाँ से आ जाते हैं, जैसे मैंने मैक्सिम बताया, कुछ इसमें से नोट कर लेना और कुछ पॉइंट नोट कर लेना। फिर आपको एक ऐसा रखना ना, आईपीसी में क्या होता है कि जैसे मैंने कल बोला डेफिनेशन, एटलीस्ट आपको डेफिनेशन तो फिंगर टिप्स पे याद हो, उसका पहले तो पहला वर्क करो कि आपको सेक्शन याद हो, उसके अंदर क्या है वो सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट पहली एक दो रीडिंग में हमारे सेक्शन कुछ कुछ याद रहेंगे, वैसे सारे याद रहेंगे। फिर आप देखो सेक्शन के अंदर क्या है, ठीक, जिसने आईपीसी अच्छे से कर लिया उसको तो फिर पूरा ही पता होना चाहिए आईपीसी के अंदर क्या है।
जिसने नहीं किया अभी आईपीसी, तो उनके लिए तो सेक्शन तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। जैसे मैग्नोगेटन का केस कहाँ पे है, सेक्शन 84 में। स्टीव डुडलेवासा के कौन वाला केस कहाँ पे है, सेक्शन आपका किसमें, 81 में, ठीक है। 80 में एक्सीडेंट है। फिर आपका हैंगमैन कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, 78 में। तो इस तरह आपको कुछ कुछ ये चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि एमसीक्यूज आप अच्छे, जैसे डी मैनिमस जो क्यूरेट लेक्स वाली मैगजीम है 95 में, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला वर्क इस पे करो, फिर एमसीक्यूज करो। एमसीक्यूज में मैं गारंटेड देता हूँ अगर अच्छे से एमसीक्यूज करने का तरीका क्या है, ये आपने एमसीक्यूज खोला मोबाइल में, साथ में वेरेक्ट ओपन कर लो, वेरेक्ट ओपन कर लो। अब एमसीक्यूज करो, पहला पीडीएफ वाला एमसीक्यूज बोल रहा हूं मैं, अटेम्प्ट थोड़ी। अब जैसे आप 3 4 5 जब 7 8 एमसीक्यूज करोगे, आपको पता लगेगा किस सेक्शन से पूछे गए, उस सेक्शन को पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो, कुछ लिखने वाली चीज है डायरेक्ट में लिख लो उस एमसीक्यू से डायरेक्ट में, ताकि जब नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपको वो सारी चीजें कि इंसाइक्लोपीडिया की तरह आपका जो बन जाएगा क्या, आपका डायरेक्ट बहुत सारी चीजें वहां पे मेंशन होगी। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि सेक्शन मान लो 5 है, कि सेक्शन 5 से ये एमसीक्यूज बन सकता है, सेक्शन 6 से ये एमसीक्यूज बन सकता है, जिससे को इजी हो जाएगा आपको आपका प्रीलिम्स क्लियर करना। ठीक है, कल हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन।